Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking your first lecture of manufacturing technology. સો ફ્રેન્ડ્સ આપણે લાસ્ટ જે ડિસ્કશન્સ જે થયું હતું એ મુજબ જે છે હું અહીંયા તમારી માટે જે છે એ ફર્સ્ટ ચેપ્ટર જે છે એનો એક કમ્બાઇન્ડ લેક્ચર જેમાં આખું ફર્સ્ટ ચેપ્ટર જે છે ઇન્ટ્રોડક્શન્સ ઓફ મેન્યુફેક્ચરિંગ ટેકનોલોજી એ આખું જે છે એ આ એક લેક્ચર્સની અંદર જે છે કવર થઈ જાય છે. તો આપણે એ પ્રમાણે જે છે એ હું તમારી સાથે લેક્ચર જે છે એ અહીંયા હું તમારી સાથે જે છે શેર કરવા જઈ રહ્યો છું. આના પહેલાંનું જે ડિસ્કશન્સ જો છે એ આપણે ફર્સ્ટ લેક્ચર વિશે જે છે જેટલી પણ ડિસ્કશન્સ કરવાની હતી ફર્સ્ટ લેક્ચર જે છે એ આપણે ગૂગલ મીટ ઉપર જે છે કન્ડક્ટ કરેલો આ ચેપ્ટરના ઇન્ટ્રોડક્શન લેક્ચર તરીકે, બરાબર. અને એમાં ફર્સ્ટ ચેપ્ટરની જે છે એ ઘણી બધી વાતો જે છે એ આપણે આ ચેપ્ટર વિશે જે છે એ કરી દીધેલી. તો બેઝિકલી કોઈ પણ સિલેબસ હોય, હવે જે સ્ટુડન્ટ્સ જે છે એ ડિપ્લોમાથી ડિગ્રીમાં એડમિશન્સ લઈને આવ્યા છે, રાઈટ, એમના માટે આ સબ્જેક્ટ જે છે મેન્યુફેક્ચરિંગ 2 નામનો જે સબ્જેક્ટ જે છે the subject which is the manufacturing 2, which is very familiar to the students who are coming from the diploma to degree, but those who are the enters in the engineering after the 12th, right, એમના માટે જે છે એ આ સબ્જેક્ટ જે છે એ એકદમ નવો સબ્જેક્ટ છે. આની જેવો એક સબ્જેક્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ ટેકનોલોજી તમે 4th સેમેસ્ટરની અંદર તમે સ્ટડી કરીને આવ્યા હશો. आप शायद ये इसके पहले वाले जो सेमेस्टर था उसमें आप मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जो है वो एक पढ़ के आए थे. तो उसमें आपने बेसिकली सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विच इज़ रिलेटेड टू मशीनिंग्स और कटिंग, ऐसी सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप उस सेमेस्टर के अंदर जो है वो आप सीख के आए, विच इज़ इंक्लूडिंग द लेथ, विच इज़ इंक्लूडिंग द मिलिंग, ड्रिलिंग, शेपिंग, बोरिंग, ब्रोचिंग, प्लानिंग, राइट. तो ऐसी सारी प्रोसेस जो है वो आप उस सिलेबस के अंदर पढ़ के आए थे. अब इस वाले जो सिलेबस है उसमें डिफरेंसेस क्या है, तो इस इंट्रोडक्शंस के अंदर हम लोग बेसिकली जो है वो इस मैन्युफैक्चरिंग 2 के अंदर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं. वो एकदम जो है जो हम बोल सकते हैं एकदम प्राइमरी थिंग्स हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग के बारे में है. तो जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ कि व्हाट इज़ द गिव मी द डेफिनेशंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी. मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है, उसका इन्वॉल्वमेंट कैसे होगा, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, उसके इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल डेफिनेशंस क्या होती हैं, उसका अगर मुझे क्लासिफिकेशंस करना है तो उसकी क्लासिफिकेशंस में किस किस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस जो होती है उसका इसके अंदर जो है वो इंक्लूडेशंस होता है. तो ये सारी जो बेसिक चीज़ है. फिर आपको किसी भी तरीके की एक प्रोडक्ट बनानी है, राइट. तो अब आप प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, तो इस प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्ट तो बन नहीं जाता, किसी ना किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का तो आपको यूज़ करना पड़ेगा. अब उस मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस का यूज़ करने के लिए आप उस प्रोसेस का सिलेक्शन कैसे करोगे, तो सिलेक्शंस करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स जो है वो आपको कंसिडर करने चाहिए. तो ये पूरा जो इंट्रोडक्शंस का ये मैंने टॉपिक बता दिया आपको, जो सब टॉपिक्स है वो बता दिया इंट्रोडक्शंस के, वो हम इस लेक्चर्स के अंदर सारे जो है इस लेक्चर्स के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं. आई थिंक कि आप जो है वो इसके साथ जो है वो ज़्यादा फेमिलियर हो जाएंगे इस इंट्रोडक्शंस के साथ. तो हम लोग डिस्कशंस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं. तो बेसिकली जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग चीज़ है क्या, तो जैसे प्रोडक्ट आप किसी भी प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं, राइट. तो प्रोडक्ट के लिए कुछ ऐसे फेजेस होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं. जैसे किसी भी प्रोडक्ट की बनने की पूरी साइकिल के लिए एक हो गया उसका डिज़ाइन फेज़, एक उसके मटेरियल सिलेक्शन करने का फेज़, एक उसके अंदर प्रोसेस सिलेक्शन करने का फेज़, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग कैसे करें उसका फेज़, फिर उसका इंस्पेक्शन हमें करना पड़ेगा, तो इंस्पेक्शन कैसे करें, एक इंस्पेक्शन वाला फेज़ होता है. और एक जो है वो आपने प्रोडक्ट बना लिया तो अब वो प्रोडक्ट जो है वो रिस्पॉन्स कैसा कर रहा है इन द टर्म्स ऑफ द वर्किंग, इन द टर्म्स ऑफ द मार्केटिंग, राइट. वो ये चीज़ें जो है इस पूरे लेक्चर्स के अंदर जो है हमें समझनी है.
तो पहला टॉपिक यही था हमारा कि इस मैन्युफैक्चरिंग जो है इसका इम्पोर्टेंस क्या था। तो एक जनरल मैं आपको एक यहाँ पे एक चार्ट के फॉर्म में मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट के जो डेवलपमेंट स्टेजेस के जो साइकिल्स होते हैं, उस साइकिल्स के जो पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स यहाँ पे आपको मैंने मेंशन किए। जैसे डिज़ाइन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया, मटेरियल सिलेक्शंस हो गया, राइट, प्रोसेस का सिलेक्शंस हो गया, इंस्पेक्शंस हो गया। तो उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो जनरल किसी भी प्रोडक्ट को आप बनाने के लिए आप देखें तो उसका जो मेजर पर्सन्स जो रहता है उस साइकिल का, यानी 40% जो है वो कॉस्ट उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के साथ जो है वो रिलेट होती है, राइट। 15% विच इज़ कंसिडर्स विद द इंजीनियरिंग, 20% which is considered as a profit, and 25% which is considered as a marketing cost। तो इस तरीके से ये पूरा जो है उस आप यहाँ से 40% जो एक मैन्युफैक्चरिंग जो है पोर्शंस रहता है उसका आप यहाँ से वेटेज जो है वो समझ सकते हैं कि 40% का जो है इस चीज़ का जो है वो वेटेज इस पूरे प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल्स के अंदर रहता है। तो हम जैसे ही धीरे धीरे इस चीज़ को आगे बढ़ेंगे तो उसको डेप्थ में जो है वो समझते जाएंगे। नेक्स्ट विच इज़ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब हमने बेसिक जो है वो हमने समझने की कोशिश की है कि एक्चुअली ये चीज़ है क्या, अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस तो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की कि किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने के पीछे जैसे डिज़ाइन हो गया, जैसे उसका इंस्पेक्शंस हो गया, उसका मटेरियल सिलेक्शंस हो गया, ये सारी चीज़ें मिला के इसका जितना परसेंटेज होता है पूरा एक प्रोडक्ट 100% डेवलप्ड होने में, उसका 40% जो है वो हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, राइट। दैट इज़ द वेरी बिगेस्ट इम्पोर्टेंस ऑफ द एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स ऑफ द एनी प्रोडक्ट। Next, the manufacturing process is a sequence of the operations or a processes are designed to create a specific product. The process of the turning the materials into the product। तो किसी भी आप नीचे काफ़ी कुछ फोटोग्राफ जो दिए हैं, पहला जो फोटोग्राफ है वो ऑटोमोबाइल्स का है, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग हो गया। नेक्स्ट जो मेडिसिन्स है उसका है। उसके बाद वाला जो फोटोग्राफ है वो जो है विच इज़ रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। तो जहाँ पे सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस या फिर प्रोसेस जो है वो डिज़ाइन होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर आते हैं, और ये एक स्पेसिफिक किसी प्रोडक्ट का जो है वो एक पार्ट होता है। अब इंजीनियर्स इन दी मैन्युफैक्चरिंग, अब एज एन इंजीनियर आप जब इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ख़त्म कर लोगे तो एज एन इंजीनियर जो है वो आपका रोल कहाँ क्या होगा इस पूरे मैन्युफैक्चरिंग्स के अंदर। आपने ऐसे मैन्युफैक्चरिंग 1 और मैन्युफैक्चरिंग 2 आपने एक 4th सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ा और एक आप 5th सेमेस्टर के अंदर ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो फिर इस दोनों चीज़ों में आपका इम्पोर्टेंस जो है, आपका महत्व जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में आप पढ़ के जाएंगे, फील्ड में काम करने जाएंगे तो आपका रोल का क्या हो सकता है। तो एक हो सकता है आफ्टर स्टडिंग द मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड to know the keen concept of the manufacturing, you can work in the industries as manufacturing engineers, right? Second, you can work as an industrial engineer, and third, you can work as a material engineer। ये तीनों तरीके के फील्ड के अंदर आप एज ए मैकेनिकल इंजीनियर जो है वो अपना स्टडी ख़त्म करने के बाद आपकी इंटरेस्ट के हिसाब से, जैसे एक डिज़ाइन एक फील्ड होता है तो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग भी एक फील्ड है, मैन्युफैक्चरिंग है, इसके साथ क्लोजली रिलेटेड जो फील्ड है दैट इज़ द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एंड वेरी क्लोजली रिलेटेड दैट इज़ द मटेरियल। यानी ये तीनों जो है वो एक तरीके से एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड फील्ड्स है मैन्युफैक्चरिंग के। ये मैन्युफैक्चरिंग के सब फील्ड्स हैं पर एक दूसरे के साथ इतने क्लोजली रिलेटेड्स हैं कि एक एज एन इंजीनियर आप जब आपको पूरा डिटेल में नहीं पता है तो आप उसको एक शार्पली इसको जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अब व्हाट इज़ द रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, द सिलेक्ट्स एंड कोऑपरेशन स्पेसिफिक प्रोसेसेस एंड द इक्विवेलेंट्स। आप क्या कर सकते हैं
तो कि आपका जो रूल रहेगा वो आपका रहेगा कि आपको प्रोडक्ट के हिसाब से कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सिलेक्ट करना चाहिए। आप जब प्रोसेस सिलेक्ट कर दिया तो आप जैसे ही वो प्रोडक्शन साइकिल में चलेगा तो आपको उसको कॉन्स्टेंटली कोऑर्डिनेट करना रहेगा। अब उस हिसाब से उस प्रोसेस के हिसाब से आपको जो है उसके लिए कौन सा इक्विपमेंट जो है वो चूज़ करना चाहिए। ये सारे रूल जो है और किस तरीके से उस इक्विपमेंट के ऊपर जो है वो प्रोसेस को आप रन कर सकते, ये एज एन इंजीनियर, एक मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर के तौर पे आपका ये रोल जो है वो इस तरीके से रहता है। तो हमने बेसिक इसके बारे में इतना डिस्कशंस किया। पहला हमने इम्पोर्टेंस समझने की कोशिश की है, फिर इम्पोर्टेंस क्या है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया 40% वाला। देन एज एन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या जो है वो आपका कंट्रीब्यूशंस रहता है। नेक्स्ट आपका रहता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम डिज़ाइन, राइट। एक जो है वो मैन्युफैक्चरिंग, कोर मैन्युफैक्चरिंग है दैट इज़ रिलेटेड टू प्रोसेसेस, राइट, दैट इज़ रिलेटेड टू प्रोसेसेस। एक जो था वो रिलेटेड टू प्रोसेसेस था। अब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है वो किससे है तो कि मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम डिज़ाइन, ऑटोमाइजेशंस जो है सिस्टम, उस पूरी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को हम लोग कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स जो रहता है वो ये पूरे टास्क के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। एंड थर्ड वन which is the materials engineer. And now what is the role of material engineer? Develop and select the materials which is based on the desired material properties and the manufacturing process. ये टास्क जो है वो ये दोनों के साथ, ऊपर वाला मैन्युफैक्चरिंग भी हो गया और नीचे वाला इंडस्ट्रियल भी हो गया, इस दोनों को जो है वो एक जैसे ये ट्रायंगल जो है ना वो जैसे बनता है ना, तो ये मटेरियल इंजीनियर जो है वो उसका जो रोल है इस दोनों के साथ जो है वो क्लोजली बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एकदम क्रिटिकल जो है वो आपका टास्क रह जाता है कि आप किस तरीके से जो है वो अपनी एक्टिविटी जो है वो आप इस चीज़ के अंदर जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, राइट। जैसे हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर जो है उसके लिए उसका बेसिक टास्क है विच इज़ दी सिलेक्शंस ऑफ द प्रोसेस। जैसे इंडस्ट्रियल इंजीनियर के लिए हो गया कि उसका बेसिक जो टास्क है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सिलेक्शंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम डिज़ाइन, किस तरीके से पूरा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम डिज़ाइन जो है वो किया जाता है। अब उसी तरीके से मटेरियल इंजीनियर जो है वो ये दोनों के साथ इतना क्लोजली रिलेटेड है। कैसे तो कि ये दोनों के लिए जो मटेरियल का सिलेक्शंस करना है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे मटेरियल सिलेक्शंस किसी प्रोसेस के लिए हो रहा है, मटेरियल सिलेक्शंस किसी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम डिज़ाइन के लिए हो रहा है, तो किस तरीके से हम कैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट का एप्लीकेशंस क्या है, उस हिसाब से उसके लिए जो है वो मटेरियल का सिलेक्शंस होता है। अब जैसे मटेरियल सिलेक्शंस हो गए तो उसके ऊपर जो है जैसे मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो उस प्रॉपर्टी को जो है वो समझते हुए उसके ऊपर कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमें सिलेक्ट करना चाहिए, ये चीज़ जो है वहाँ पे डिसाइड होती है, राइट। तो आप यहाँ पे देखिए जो यही सेंटेंस जो है मैंने आपको समझाने की कोशिश की, यही सेंटेंस के फॉर्म में यहाँ लिखा गया है। तो कि मटेरियल्स इंजीनियर्स का रोल विच इज़ डेवलप एंड सेलेक्ट द मटेरियल विच इज़ बेस्ड ऑन द डिजायर्ड मटेरियल प्रॉपर्टीज़, राइट। तो वो जो है वो क्या करते हैं तो कि बेसिकली उनका जो काम रहता है वो टू डेवलप एंड सेलेक्ट ए मटेरियल्स विच इज़ बेस्ड ऑन दी डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़, डिज़ायर्ड मटेरियल्स प्रॉपर्टीज़। तो वो जो मटेरियल की डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ रहती है उस हिसाब से उसका सिलेक्शंस करते हैं और उसी हिसाब से उसके ऊपर से उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो चुना जाता है। नाउ द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम डिज़ाइन, तो वो बेसिकली सिस्टम डिज़ाइन जो है वो आप अब यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि ये बेसिकली किसके साथ ज़्यादा जो है वो रिलेशंस में है। जैसे विच इज़ क्लोजली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोल ऑफ द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो एक जॉब शॉप्स होता है जहाँ पे पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किए जाते हैं, राइट। तो वो बेसिकली जो है वो किस हिसाब से डिज़ाइन होता है तो कि आप कितनी क्वांटिटीज़ में, स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ द प्रोडक्ट आप कितनी क्वांटिटीज़ में आप बना रहे हो, दैट इज़ अ लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ द प्रोडक्ट्स विच इज़ मूव थ्रू द शॉप्स ऑफ द वेरियस मशीन्स। आप
किस तरीके से जो आपका प्रोडक्ट है वो आपके शॉप में किस किस प्रोसेसेस और किस किस स्टेशंस के थ्रू, जैसे एक आपका लेथ मशीन हो गया, लेथ के बाद आपका मिलिंग प्रोसेस होने वाला है, मिलिंग के पास आपका ड्रिलिंग प्रोसेस होने वाला है, राइट। तो वो कैसे पूरे शॉप में से वो गुजरता है, उसकी जो फ्लो प्रोसेस लाइन है वो कैसी है, उस हिसाब से उसका जो है वो पूरा सिस्टम जो है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम उसको डिज़ाइन किया जाता है। देन द जनरल पर्पस ऑफ द मशीन्स, एंड कुछ मशीन्स ऐसे होते हैं जो जनरल पर्पस मशीन्स होते हैं, राइट। द जनरल पर्पस मशीन्स विच इज़ डिनोटेड एज द मशीन्स विच इज़ वेरी unique in the task of the functions. We can perform the various kind of the activities on the single stations, right. That is the general purpose machines or the basic purpose machines, right. Then the manufacturing system which is the flow shops. अब कुछ प्रोडक्ट ऐसी है जो अपना प्रोडक्ट जो है वो खुद फ्लो करती है, जैसे उस हिसाब से डिज़ाइन करने के लिए जो है वो आपको डिपेंड्स करना पड़ेगा कि वहाँ पे आपके पास जो क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट है वो लार्जर क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट होनी चाहिए। एक ऑटोमेटिक प्रोडक्शन लाइन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है उसके लिए, एंड अ स्पेशल पर्पस मशीन्स वी आर सिलेक्टिंग। तो बेसिकली यहाँ पे आप समझिए, मैं चीज़ के ऊपर जो है मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ, वो ये चीज़ इम्पोर्टेंट आपके लिए यही है कि किस तरीके से इस सिस्टम का डिज़ाइन किया जाता है। तो सिस्टम के डिज़ाइन के ऊपर से जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का डिज़ाइन होता है, राइट। तो एक जो था, तो आपके ऊपर जो है जब आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपका इम्पोर्टेंट एक क्राइटेरिया जो है वो रह जाता है कि आप कितनी क्वांटिटी के लिए जो है वो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं। Are you producing a larger size production cycles or a smaller size production cycle? यानी आप कितनी क्वांटिटी में 10 पीस बना रहे हो या फिर 1000 पीसेस बना रहे हो, तो उस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का सिलेक्शंस करना जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। Are you getting my point? क्योंकि आप देखिए, मैं आपको एक आसान लैंग्वेज में इसको थोड़ा कॉमर्शलाइज करने के साथ में आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो आप एक चीज़ समझिए कि आप किसी भी चीज़ जो है वो आप खरीदने जाते हैं, तो आप 10 पीसेस लेते हैं और 1000 पीसेस लेते हैं, राइट। तो आपको कुछ दाम में फ़र्क होता है, राइट, फ़र्क होता है, सही है। किस लिए होता है? क्योंकि जो मार्जिन है, तो वो मार्जिन जो है, जो ये प्रोडक्ट बेच रहा है, वो अपना मार्जिन जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे करके जो बेच सकता है, क्योंकि उसके साथ एक साथ उसकी 1000 प्रोडक्ट जो है वो बिक रही है। उसी हिसाब से ऐसे ही फंडामेंटल्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में भी लगता है। कैसे कि आप 10 प्रोडक्ट के लिए पूरा जो है वो सेटअप कर रहे हैं पूरा शॉप का, और आप जो है वो 1000 प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं, राइट। तो उस अगर 1000 प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं तो आपको पता है कि पूरा आपका प्रोडक्शन साइकिल जो है वो कुछ लंबा चलने वाला है, राइट। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 वीक तक चलेगा। आप कैसा प्रोडक्ट जो है वो आप बना रहे हो उसके हिसाब से वो डिपेंड्स करता है। तो उस हिसाब से आपके मशीन्स, आपकी पूरी साइकिल्स, आपका पूरा वर्कफोर्स, आपका मटेरियल्स सारा उस इतने दिनों तक जो है वो एंगेज रहता है। तो इस हिसाब से इसका सिलेक्शंस होता है। अब हम लोग जाते हैं बेसिक प्रोसेसेस के ऊपर। बेसिक जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो क्या होती है। तो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की अगर बात करें तो कास्टिंग प्रोसेस हो गई, फाउंड्री प्रोसेस, कास्टिंग या फिर बोल सकते हैं जो भी जितनी भी कास्टिंग प्रोसेस है वो फाउंड्री में परफॉर्म होती है, इसीलिए उसको कास्टिंग या फाउंड्री प्रोसेस बोलते हैं। देन द फॉर्मिंग एंड मेटल वर्किंग प्रोसेस हो गया। तो फॉर्मिंग और मेटल वर्किंग प्रोसेसेस जो है उसको शीट मेटल फैब्रिकेशन प्रोसेस भी बोला जाता है। कास्टिंग या फिर फाउंड्री प्रोसेस, तो मैं आपको इसको बेसिक के साथ समझाता चलता हूँ। ऐसी प्रोजेक्ट जो मेटल को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके, राइट, आपके पास स्टील है, स्टील के छोटे छोटे टुकड़े हैं, आपने उसको क्या किया तो कि फाउंड्री के अंदर जो है उसको आपने मेल्ट कर दिया भट्ठी के अंदर, राइट। आपके पास जो फर्नेस था उस फर्नेस के अंदर आपको उसको मेल्ट कर दिया। अब आपके पास जो मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड है। अब आपको क्या करेंगे, आपको जैसा भी प्रोडक्ट बनाना है, जैसा शेप आपको फॉर्म करना है, वैसा आपके पास एक मोल्ड तैयार होगा, राइट। उसके अंदर उस जो लिक्विड मेटल है उस चीज़ को आप प्योर कर देंगे। वो जो होगा वो एक होलो क्वांटिटी वाला होगा, राइट।
तो जैसे ही आप उसके अंदर प्योर करोगे तो जैसे ही वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो उस जो जैसा शेप उसकी केविटी के अंदर था ऐसा शेप जो है वो आपका प्रोडक्ट ले लेगा. दैट इज कॉल्ड एज ए कास्टिंग प्रोडक्ट. Then forming and sheet metal working, which is or the metal working processes which is performs with the help of the punch and die. प्रेस के ऊपर पंच एंड डाइस को यूज़ करते हुए जो है हम जिस ऑपरेशंस को वहाँ पे परफॉर्म करते हैं ऐसे ऑपरेशन को फॉर्मिंग या फिर मेटल वर्किंग ऑपरेशंस जो है वो बोला जाता है. नेक्स्ट विच इज़ दी मशीनिंग ऑपरेशंस. अब मशीनिंग ऑपरेशंस क्या चीज़ होती है? जो मशीन्स के ऊपर जैसे लेथ मशीन्स हो गया, ड्रिलिंग मशीन्स हो गया, मिलिंग मशीन्स हो गया, शेपिंग मशीन हो गया, प्लानिंग मशीन्स हो गया, तो ऐसे मशीन्स के ऊपर जो है जो मेटल रिमूव करके जो है वो शेप फॉर्म किए जाते हैं, ऐसी प्रोसेसेस को मशीनिंग प्रोसेस की जाती है. नेक्स्ट प्रोसेस आपका हो गया जॉइनिंग एंड असेंबली प्रोसेसेस. अब जॉइनिंग और असेंबली प्रोसेसेस क्या होती है? तो कि जॉइनिंग और असेंबली प्रोसेसेस जो है वो बेसिकली जो है जैसे जॉइनिंग प्रोसेसेस के अंदर मेटल को जो है वो थोड़ा मेल्ट करके फिर उसको सॉलिडिफाइड करके दो मेटल को जॉइन करने का प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एज ए जॉइनिंग प्रोसेस, राइट. तो ऐसी प्रोसेसेस के अंदर जैसे वेल्डिंग प्रोसेस हो गया, ब्रेजिंग प्रोसेस हो गया, सोल्डरिंग प्रोसेस हो गया. तो ऐसी वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग ऐसी प्रोसेसेस को जॉइनिंग प्रोसेसेस के अंदर जो है वो गिना जाता है. असेंबली प्रोसेसेस के अंदर जैसे फास्टनिंग प्रोसेस हो गई, नट एंड बोल्ट से हम लोग किसी चीज़ को फास्टनिंग करते हैं. देन द रैपिड प्रोटोटाइपिंग में क्या होता है कि आप जो है वो एक 3D डिज़ाइन बनाते हैं. अब उसी 3D डिज़ाइन को जो है वो आप उस रैपिड प्रोटोटाइपिंग मशीन्स जैसे CNC मशीन्स होता है ऐसे रैपिड प्रोटोटाइपिंग मशीन्स होता है, उस डिज़ाइन को जो है वो आप उसके साथ रिलेट करते हैं. तो वो उसकी कोऑर्डिनेशन सिस्टम के हिसाब से उसको जो है उसको डिज़ाइन किया गया है. अब वो X, Y और Z कोऑर्डिनेशंस के साथ जो है वो वर्क करते हुए जो है उस पूरे प्रोडक्ट जैसे आपने डिज़ाइन बनाया, जैसे आपने एक स्क्वायर क्यूब बनाया है तो वैसा ही स्क्वायर क्यूब जो है वो उस रैपिड प्रोटोटाइपिंग के अंदर जो है हम लोग प्रोटोटाइपिंग मटेरियल्स को यूज़ करके प्रोटोटाइप मटेरियल को यूज़ करके जो है हम पूरा जो है वो बना सकते हैं. जैसा आप डिज़ाइन जिस डिज़ाइन और डायमेंशंस के आप जो है उस डिज़ाइन को उसके साथ फीड करोगे उसी कोऑर्डिनेट को यूज़ करते हुए वहाँ पे जो है वो चीज़ जो प्रोडक्ट जो है रैपिड प्रोटोटाइपिंग के अंदर बनाई जाती है. तो ऐसी बेसिकली इतनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस जो है होती है वो हम लोग बारी बारी जब हम चैप्टर्स को स्टडी करेंगे तो हम उस चैप्टर के साथ हम लोग ज़्यादा डेप्थ में उस चीज़ को स्टडी करते जाएंगे. नाउ इंट्रोडक्शंस. अब इंट्रोडक्शंस की बात करें तो द व्हाट इज़ द वर्ड मैन्युफैक्चरिंग. अब मैन्युफैक्चरिंग शब्द क्या है? The process of converting the raw material into the product or processing or making a product from the raw material. अब मैन्युफैक्चरिंग चीज़ है क्या? तो कि एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है. कैसे? तो कुछ प्रोसेसिंग करके और कुछ प्रोडक्ट को बना के फ्रॉम दी रॉ मटेरियल में से उसको कन्वर्ट करके कुछ फाइनल प्रोडक्ट के अंदर जहाँ पे उसको कन्वर्ट किया जाता है ऐसी प्रोसेसेस को मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं. स्पेशली एज ए लार्ज स्केल ऑपरेशन विच इज़ यूजिंग द मशीनरीज. जो ऐसी प्रोसेसेस होती है वो लार्ज स्केल में ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म किए मशीनरीज को यूज़ करते हुए इस चीज़ को बनाया जाता है. द इकोनॉमिक टर्म फॉर मेकिंग अ गुड्स और द सर्विस विच इज़ अवेलेबल फॉर द सेटिस्फाई द कस्टमर्स. द इकोनॉमिकल टर्म फॉर मेकिंग द गुड्स एंड सर्विस. जैसे हम लोग इकोनॉमिकली इस चीज़ को इस चीज़ को थॉट की तरह एक सोचे तो इकोनॉमिकल पर्पस से हम ऐसी चीज़ जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ऐसी सर्विस जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं कस्टमर को जिससे कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो सके. और द मेकिंग ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स विच इज़ यूजिंग द वेरियस प्रोसेसेस, इक्विपमेंट्स, operations and the manpower which is according to the details plan, that is the technological concepts of the manufacturing. So the manufacturing can be defined which is two ways. The first which is the technologically and second which is the economically. अब इस दोनों चीज़ को जो है वो हम लोग थोड़ा डिटेल में जो है वो समझने की कोशिश करते हैं. तो फर्स्ट हमारे पास आपके सामने आप देख सकते हैं कि
एक मैन्युफैक्चरिंग का टेक्नोलॉजिकल डेफिनेशंस आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है. सो first I will read these definitions and then I will explain you in the easy way. So manufacturing is the applications of physical and chemical processes to alter the geometry, properties and appearance of a given starting materials to make a part or the product. तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी एप्लीकेशंस है जहाँ पे हम लोग जो है वो फिज़िकल या फिर केमिकल प्रोसेसेस का यूज़ करके जो हमारे पास जो भी मटेरियल्स एज रॉ मटेरियल अवेलेबल है उसकी हम लोग ज्योमेट्री को चेंज करके, उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करके, उसका अपीयरेंस को चेंज करके उस चीज़ को जो है वो कन्वर्जन्स करते हैं, राइट, किसी भी शेप के अंदर. तो इस चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग का एक जो है ये कोर एप्लीकेशन टेक्नोलॉजिकली बोला जाता है. सो मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो विच इज़ इंक्लूड द असेंबली ऑफ द मल्टीपल पार्ट्स. मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बेसिकली ये भी चीज़ को जो है वो इंक्लूडेशंस में लिया जाता है कि हम लोग जो किसी भी चीज़ का असेंबली भी कर सकते हैं टू मेक अ प्रोडक्ट. सो द प्रोसेस इज टू accomplish the manufacturing which is involve a combinations of the machineries, tool, powers and the manual labors. तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस जो है वो किस तरीके से परफॉर्म की जाती है. तो बेसिकली इस चीज़ को जो है वो एक यूनिट ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉम्बिनेशंस ऑफ द एफर्ट्स विच इज़ पुट्स बाय द मशीनरीज, टूल्स, पावर्स एंड द लेबर्स, इस चारों को मिला के जो है एक प्रोसेस जो है वो परफॉर्म किया जाता है जिससे एक प्रोडक्ट जो है उसका डेवलपमेंट होता है. इस चीज़ को टेक्नोलॉजिकल डेफिनेशन के तौर पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को लिया जाता है. जैसे आपके पास नीचे फिगर के अंदर आप देख सकते हो कि आपके पास एक स्टार्टिंग में रॉ मटेरियल है, आपने उसको प्रोसेसिंग के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के अंदर जो है वो इंक्लूड किया. जैसे ही तो उसके अंदर जो है पहला स्टेप हो गया मशीनरी हो गया, टूलिंग हो गया, पावर हो गया, लेबर हो गया, राइट. तो इस चारों को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर यूज़ करते हुए आपने प्रोसेस पार्ट्स के अंदर डेवलप कर दिया. प्रोसेस पार्ट्स के अंदर वो अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू गुजरे के तो एक फाइनल प्रोडक्ट के अंदर वो गुजर के एक साथ बाहर निकलेंगे, राइट. Now the second concept about the definitions which is the economical definitions of the manufacturings. So the manufacturing is the transformations of the materials into the items of a greater values by means one or more processing which is involved. तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशंस है मटेरियल्स का जहाँ पे जो है किसी आइटम्स या फिर ऐसी उसकी वैल्यू को जो है वो कन्वर्ट किया जाता है एक या फिर दूसरी प्रोसेसिंग चीज़ को जो है वो इन्वॉल्व करते हुए. देयरफॉर द मैन्युफैक्चरिंग इज एडेड वैल्यूज टू बी दी मटेरियल. इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग जो है क्या करता है, एक वैल्यू एडिशन प्रोसेस के तौर पे एक इकोनॉमिकल फॉर्म के ऊपर इसको चीज़ को लिया जाता है. द एडेड वैल्यू बाय चेंजिंग द मटेरियल शेप्स और द प्रॉपर्टीज और बाय कंबाइनिंग इट. तो बेसिकली इस चीज़ का वैल्यू एडिशंस के साथ क्या रिलेशंस है, तो वैल्यू एडिशंस के साथ इसका बेसिक रिलेशंस है कि हम बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव बेसिक जो है वो मटेरियल को शेप को कैसे चेंज करें, उसकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे ऑल्टर्स करें बाय कंबाइनिंग इट विद अदर मटेरियल्स दैट इज हैव बीन सिमिलरली अल्टर्ड. सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विच इज एज वी आर पुटिंग द स्टार्टिंग मटेरियल्स देन वी आर adding some values as a processes and material which is processed under this stage and which is converted into the final processed parts. Next, which is a type of manufacturing. किस तरीके के अलग अलग टाइप के मैन्युफैक्चरिंग्स होते हैं ऑन दी क्वांटिटी बेसिस. अब यहाँ पे हम जो डिस्कशंस कर रहे हैं वो क्वांटिटी बेसिस के ऊपर ये सारे डिस्कशंस कर रहे हैं. आपको कोई पूछे कि मैन्युफैक्चरिंग के कितने टाइप्स होते हैं तो बेसिकली उसका क्लासिफिकेशंस पे एक ब्रॉड क्लासिफिकेशंस रहता है. पर अगर हम लोग क्वांटिटीज़ के ऊपर उसका बात करें तो अगर आपको एक प्रोजेक्ट के अंदर कुछ जिस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करना है तो नॉर्मली आप वहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर क्या, जैसे एयरक्राफ्ट हो गया, राइट, आपको 10 फाइटर प्लेन का ऑर्डर मिला, दैट इज़ वन काइंड ऑफ द प्रोजेक्ट.
जहाँ से आप 1 से लेके 10 यूनिट तक वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, दैट इज़ द लो प्रोडक्शन साइकिल्स. देन दी जॉब शॉप प्रोडक्शंस और मैन्युफैक्चरिंग in which we are manufacturing 10 to taken as a 100 units, that is also considered as a low production cycles of the manufacturing. Then the batch which is considered or including the 100 to the 10,000 unit per day or per week or per month, that is a medium kind of the production cycles. And the mass productions which is in every month you are producing more than 10,000 units, that is considered as a high production unit. That is, it depends upon the how kind of the product you are manufacturing, right? So I am not giving any kind of the time bound in the way like the day, week, months, right? So the production quantity is the number of unit which is produced which is annually of the particular product type. ये annually भी हो सकते हैं, जैसे आप एक साल के अंदर 10 एयरक्राफ्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग बना के देते हैं, राइट. देन द प्रोडक्ट, आपका दूसरा चीज़ हो गया प्रोडक्ट वेराइटीज़. द प्रोडक्ट वेराइटीज़ दैट इज कंसिडर्ड विच इज डिफरेंट प्रोडक्ट इज डिज़ाइन और द टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट्स आर इन द प्लांट्स. अब नेक्स्ट विच इज़ द क्लासिफिकेशंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ये यहाँ इस चीज़ का, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कंसिडरेशंस एक क्लासिफिकेशंस के अंदर गिना जाता है, क्योंकि क्लासिफिकेशंस के साथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो क्लासिफिकेशंस आपको एग्जाम में बार बार जो है वो पूछा भी जाता है. तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरीज. द फर्स्ट विच इज़ द शेपिंग प्रोसेस, सेकंड विच इज़ द जॉइनिंग प्रोसेस एंड थर्ड विच इज़ द फिनिशिंग प्रोसेस. तो बेसिकली आपका पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है वो 3 कैटेगरीज के अंदर जो है वो यहाँ पे डिवाइड होता है: शेपिंग प्रोसेस, जॉइनिंग प्रोसेस और फिनिशिंग प्रोसेस. तो शेपिंग प्रोसेस के अंदर कौन सी ऐसे शेप फॉर्मिंग प्रोसेसेस आती है, जैसे आपका कास्टिंग प्रोसेस हो गया, आपका रोलिंग प्रोसेस हो गया, आपका फोर्जिंग प्रोसेस हो गया, आपका ड्राइंग प्रोसेस हो गया, सेंटरिंग प्रोसेस हो गया, शीट मेटल फैब्रिकेशंस हो गया एंड दी मशीनिंग. तो ये सारे प्रोसेसेस को अंदर हम बेसिकली किसी ना किसी तरीके से जो है वो एक शेप को फॉर्मेशंस करने की कोशिश करते हैं, शेप को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, शेप को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ऐसी सारी प्रोसेसेस को जो है वो शेपिंग प्रोसेस के तौर पे जो है वो लिया जाता है. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विच इज़ द एडहेसिव विच इज़ द जॉइनिंग प्रोसेस. तो जॉइनिंग प्रोसेस के अंदर एडहेसिव बॉन्डिंग प्रोसेसेस जितनी भी सारी आती है, ऐसे एडहेसिव बॉन्डिंग प्रोसेस, फिर वेल्डिंग प्रोसेसेस, फिर कास्टिंग. वेल्डिंग प्रोसेसेस के अंदर बेसिकली हम लोग बात करें तो जितनी भी सारी गैस वेल्डिंग प्रोसेस है, जितनी भी सारी आर्क वेल्डिंग प्रोसेसेस है, जितनी भी सारी रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेसेस है, जितनी भी सारी जो है वो ये बोल सकते हैं सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेसेस है, जितनी भी सारी जो है वो थर्मल केमिकल बेस्ड यानी कि थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेसेस है, जितनी भी सारी जो है वो एटॉमिक हाइड्रोजन बेस्ड वेल्डिंग प्रोसेसेस है, वो तो सारी प्रोसेसेस जो है वो इस जॉइनिंग कैटेगरीज के अंदर हम लोग लेते हैं. उसके साथ जैसे हो गया कि रिवेटिंग और द स्क्रू एंड नट असेंबली. तो ये सारा जो है जॉइनिंग के अंदर असेंबली वाला पोर्शंस जो हमने पहले भी स्टडी किया था, वो पहले वाला पोर्शन भी इसके साथ हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं. जैसे रिवेटिंग हो गया, तो रिवेटिंग विच इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ द जॉइनिंग प्रोसेस. एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्लासिफिकेशन विच इज़ द फिनिशिंग प्रोसेस. अब फिनिशिंग प्रोसेसेस के अंदर, तो फिनिशिंग प्रोसेसेस के अंदर जो है वो कौन कौन सी प्रोसेसेस को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं. तो कि पॉलिशिंग प्रोसेस हो गया अपना, इलेक्ट्रो पॉलिशिंग प्रोसेस है, एनेबलिंग प्रोसेस है, प्रिंटिंग प्रोसेस है, हाइड्रोजन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसिंग है, जो एक तरीके से मटेरियल को ऑल्टर, प्रॉपर्टीज़ को ऑल्टर करने के लिए या फिर फिनिशिंग प्रोसेस फिनिशिंग देने के लिए जो है ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो यूज़ होती रहती है. तो बेसिकली ये इतना इसका क्लासिफिकेशंस होता है. अगर आपको कुछ अगर आप मेरे लेक्चर जो है वो अपना बुक और पेन लेके स्टडी कर रहे हो तो आप लिख भी सकते हो. तो मैं थोड़ा आपको इसके साथ थोड़ा मॉडिफाइड किया हुआ भी क्लासिफिकेशंस करवा सकता हूँ. तो अगर किसी को लिखना है तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस आर डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू द अनदर प्रोसेसेस कैटेगरीज विच इज़ द कास्टिंग प्रोसेस.
या फिर फाउंड्री प्रोसेसेस। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पहला कैटेगरी हो गया कास्टिंग प्रोसेस, और दूसरा प्रोसेस हो गया आपका कास्टिंग या फिर फाउंड्री प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस हो गया जॉइनिंग प्रोसेस। जॉइनिंग प्रोसेसेस कास्टिंग प्रोसेसेस के अंदर अलग अलग कास्टिंग प्रोसेसेस हो गई, जैसे ग्रीन कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस, देन सैंड कास्टिंग प्रोसेस, लॉम कास्टिंग प्रोसेस। इतने जितने भी कास्टिंग प्रोसेसेस जो है वो कास्टिंग प्रोसेसेस इसके अंदर कंसिडर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आपका पोर्शंस जो आता है विच इज़ जॉइनिंग प्रोसेस। जो जॉइनिंग प्रोसेस विच इज़ कंसिडर एज द इन द जॉइनिंग विच इज़ द वेल्डिंग प्रोसेस, ब्रेजिंग प्रोसेस, सोल्डरिंग प्रोसेस, ये आपका जॉइनिंग प्रोसेस के अंदर चला जाता है। और नेक्स्ट विच इज़ द शीट मेटल फैब्रिकेशन प्रोसेस। तो नेक्स्ट जो शीट मेटल फैब्रिकेशन प्रोसेस इसके अंदर है, जैसे आपका फॉर्मिंग प्रोसेस हो गया, राइट। तो फॉर्मिंग के अंदर जो सारे फॉर्मिंग ऑपरेशंस है, एम्बोजिंग, कॉइनिंग, राइट, पियर्सिंग, ब्लैंकिंग, फिर आपका अलग अलग प्लेनिशिंग प्रोसेस हो गया। फिर आपका ऐसे कितने भी सारे जो है वो फॉर्मिंग प्रोसेसेस है, इस चीज़ के अंदर हम लोग शीट मेटल फैब्रिकेशंस के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। तो एंड नेक्स्ट फिनिशिंग प्रोसेस तो हमने ऑलरेडी डिस्कस यहाँ पे कर ही लिया। तो इतने सारे इस अलग थोड़े ढंग से अगर आपको क्लासिफिकेशंस करना है तो आप उस हिसाब से भी क्लासिफिकेशंस जो है वो किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे आपको एक ट्रेडिशनल जो है, जो यही चीज़ मैंने जो आपको बताने की कोशिश की है, यहाँ पे इसी चीज़ को थोड़ा अलग तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है स्लाइड्स के अंदर। दैट इज़ द ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ट्रेडिशनल में अंदर बेसिकली क्या आता है, तो कि कास्टिंग हो गया आपका, फोर्जिंग हो गया, फॉर्मिंग हो गया, शीट मेटल फैब्रिकेशंस हो गया, फॉर्मिंग प्रोसेस हो गया, और जॉइनिंग प्रोसेस। तो कास्टिंग और अलग अलग कास्टिंग प्रोसेस, फोर्जिंग प्रोसेस जो मेटल को हीट करके फिर हैमरिंग करके जो शेप दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ फोर्जिंग प्रोसेस। शीट मेटल प्रोसेसेस के अंदर प्रेस के ऊपर डाई और पंच को यूज़ करके उसको कट करके जो शेप दिया जाता है, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं शीट मेटल फैब्रिकेशन प्रोसेस। फॉर्मिंग प्रोसेस के अंदर डिफरेंट सारे फॉर्मिंग ऑपरेशंस है, जैसे मैंने आपको पहले नाम गिनवाए, जैसे कॉइनिंग हो गया, एम्बोजिंग हो गया, ब्लैंकिंग हो गया, पियर्सिंग हो गया, अलग अलग ऑपरेशंस हम लोग जो परफॉर्म करते हैं, स्लीटिंग्स हो गया। तो ऐसे फॉर्मिंग ऑपरेशंस एंड जॉइनिंग के अंदर जो है वो बेसिकली 3 प्रोसेस गिनी जाती है, वेल्डिंग, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग प्रोसेस। तो ये ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर इसी तरीके से भी आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। आप उसको ब्रॉडली फिर उसको क्लासीफाई अंदर अंदर जो है वो सब कैटेगरीज के अंदर आप कर सकते हैं, राइट। आप जैसे ही बुक में देखोगे तो आप उस चीज़ को बुक से अंदर ज़्यादा क्लियरली उसको देख पाओगे। अब इस जो लेक्चर्स है उसका लास्ट टॉपिक है कि सिलेक्शंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का अगर सिलेक्शंस करते हो तो सिलेक्शंस के दौरान जो है क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, क्या क्या चीज़ आपको कंसिडर करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर सिलेक्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो मैं आपको पहले बेसिक चीज़ जो है वो इस स्लाइड्स में देखे बिना जो है आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप किसी भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, राइट। आप जब भी किसी भी तरीके का प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप को उसके लिए जब भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का सिलेक्शंस करें तो आपको क्या क्या चीज़ पता नहीं होनी चाहिए। तो पहला चीज़, आप कितनी क्वांटिटीज़ के अंदर बना रहे हो। दूसरा चीज़, आप किस मटेरियल का जो है वो प्रोडक्ट बना रहे हो, राइट। आप किस तरीके का इक्विपमेंट यूज़ करने वाले हो, आप किस तरीके का लेबर कोस्ट जो है वो करने वाले हो, राइट। यानी आपके पास स्किल लेबर होगा या फिर अनस्किल लेवल्स होगा। इक्विपमेंट आप कौन से तरीके से किस तरीके के इक्विपमेंट जो है वो, यानी ऑटोमेटिक करने वाले हो, फुल्ली ऑटोमेटिक करने वाले हो, सेमी ऑटोमेटिक मशीन यूज़ करने वाले हो, राइट। तो ये इक्विपमेंट इसका कैटेगरीज हो गया। फिर लास्ट जो फैक्टर्स रहता है दैट इज़ द इकोनॉमिकल आपका क्राइटेरियाज। आप इकोनॉमिकल क्राइटेरियाज के अंदर जैसे किसी पर प्रोडक्ट जो है वो आप 3 प्रोसेसेस के साथ बना सकते हो, राइट। हर एक जो है वो प्रोसेस का सिलेक्शंस करके आप अलग अलग तरीके के आपको जो है वो एक तरीके से आपका एक तरीके से हर एक का कोई यूनिक जो है वो एडवांटेजेस हो सकते हैं। पर यहाँ पे जो है
आपको इकोनॉमिकल फैक्टर कंसिड्रेशंस के अंदर क्या चीज़ जो है वो देखनी होती है, तो कि आप बेसिकली जो है वो कौन सा प्रोसेस जो है वो आपको चीपेस्ट तरीके से हम लोग जो इस प्रोडक्ट को बना सकते हैं। तो एक इकोनॉमिकल फैक्टर्स हो गए। तो इतने फैक्टर्स जो है वो आपको कंसिडर करने चाहिए। अगर आप लिखते जाते हो इस लेक्चर के साथ तो फिर आप ज़्यादा अच्छी तरीके से इस चीज़ को याद कर सकते हो। दूसरे क्राइटेरिया हो गए जो प्रोडक्ट बेस्ड क्राइटेरिया हो गए कि आपको सिलेक्शंस करने से पहले शेप ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, रॉ मटेरियल आप कौन सा ले रहे हो, हार्ड मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल्स है कि मेल्टिंग मटेरियल्स है। तो आप ये अब डेफिनेशंस मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हार्ड एंड ब्रिटल्स एंड मेल्टिंग पॉइंट यू अंडरस्टैंड्स इन दी semester third with the material science and metallurgy, right? What are the design requirements features, like you are performing the some kind of the holes, slots, notches, etc. Then the dimensions and the surface properties like the size, thickness, shapes, complexities, these are the criterias. Then the tolerances and finishes, what kind of the tolerances and finish you requires on your product after the manufacturing processes, and the properties you needs after the completions of the product to performing the operation task of the product. These are the criteria you should consider at the time of the selections of the manufacturing process. Then some of the regarding the criteria which is regarding the operational cost. So that's criteria which is regarding like the design and the tooling of the cost. Then the lead time, what kind of the lead time you requires to perform this process. Then the minimizing the scrap, which process which is creating the maximum kind of the maximum quantities of the scraps, and which manufacturing process which is performing or producing the minimum kind of the scraps. The volume of the production, what are the volume of the, are you producing the 10 units or are you producing the 10,000 units. And the what kind of the available system you have to manufacturing this product. आपके पास कैसा सिस्टम जो है इस प्रोडक्ट बनाने के लिए आपके पास अवेलेबल है, कैसे इक्विपमेंट्स आपके पास है। तो ये सारे जो है वो ऑपरेशनल कोस्ट के रिगार्डिंग जो है वो फैक्टर्स है। एक जो फैक्टर्स थे वो प्रोडक्ट के बेस के ऊपर फैक्टर्स थे। तो इन चीज़ों को जो है वो आपको ध्यान में रखते हुए जो है वो सिलेक्शंस करना होता है। तो आज के लेक्चर्स के अंदर हमने जो है वो बेसिक चीज़ जो है वो यहाँ पे कंसिडर करने की है। एक इम्पोर्टेंस हो गया, फिर डेफिनेशंस हमने स्टडी की, बेसिक मैन्युफैक्चरिंग की, और उसकी टेक्निकल और इकोनॉमिकल डेफिनेशंस जो है वो हमने स्टडी की, फिर उसका क्लासिफिकेशंस हमने स्टडी किया, और सिलेक्शन, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का सिलेक्शन करने में कौन कौन से क्राइटेरियाज हमें देखने चाहिए, ये चीज़ हमने आज के लेक्चर्स के अंदर सीखने की कोशिश की है। ये यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इतने इसके अंदर सब टॉपिक्स जो है वो इंक्लूडेड है, राइट। फिर भी इस लेक्चर्स के अंदर आपको किसी भी तरीके की डिफ़िकल्टीज है, कोई चीज़ समझ में नहीं है, आपके कोई क्वेश्चंस है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस के अंदर आपके क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपका नेक्स्ट जब लेक्चर्स कंडक्ट होगा तो उसके आपको कमेंट को देख के हम लोग लेक्चर स्टार्ट होने के पहले जो है हम आपके डाउट जो है वो सॉल्व कर देंगे। आप मुझे पर्सनली भी व्हाट्सएप के थ्रू जो है आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, राइट। ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद इट इज़ कंपलसरी टू राइट योर एनरोलमेंट नंबर इनटू योर कमेंट सेक्शंस विच इज़ काउंटेड एज ए ऑनलाइन अटेंडेंस फॉर द 5th semester students till we are studying the online studies, right? So this is all about the today's lecture. Thank you so much for watching this video lectures.